हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की समरी डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्लास 7 की ज्योग्राफी से होने वाला है। इसके पहले प्रीवियस 2 चैप्टर्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ पे आपको पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उन परिवर्तनों के रीज़न क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है और उन रीजन्स के कारण से पृथ्वी पर जो डिफरेंट आकृतियों का निर्माण होता है उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया है स्थलमंडलीय प्लेटों के बारे में। आप सभी लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है इसके नीचे स्थलमंडल होता है जहाँ पर मैग्मा जो है वो आपका द्रव की फॉर्म में उपस्थित रहता है और जो ये मैग्मा है ये वृत्तीय गति में घूमता रहता है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसकी गति कैसी होती है, ये वृत्तीय गति होती है और इसकी वृत्तीय गति होने के कारण ही जो भूपर्पटी है ये भी घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि ये भूपर्पटी एक समान और जुड़ी हुई ना होकर बहुत सारी प्लेटों में विभक्त है। अब ये घूमती कितना है? ये प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर तक ही घूमती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ना ये किलोमीटर में घूमती है, ना ये मीटर में घूमती है, ना सेंटीमीटर में, ये कुछ मिलीमीटर तक घूमती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ मिलीमीटर इसकी माप की इकाई दी हुई है। अब ये स्थलमंडलीय प्लेट होती क्या है? तो यहाँ पे अब आप स्थलमंडलीय प्लेट को देखिए कि जो हमारी भूपर्पटी है ये अनेक छोटी एवं बड़ी, कठोर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकी गुण है कठोर और असमान, यानी कि अलग अलग आकार की होती हैं। और ये कहाँ पर टिकी होती हैं? ये महाद्वीप और महासागर की सतहें हैं जो कि किस पे टिकी हुई हैं? जो मैग्मा के ऊपर टिकी हुई हैं। इनकी मोटाई 35 किलोमीटर और केवल 5 किलोमीटर, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो ये घूमती हैं ये घूमती हैं किसके कारण? मैग्मा की वृत्तीय गति के कारण, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इन्हीं गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। किस कारण से होता है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन? स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण। और ये जो गति होती है इस गति को भी कुछ कारण होते हैं। इस गति के कारण होते हैं दो तरह के बल जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं और पृथ्वी के बाह्य भाग में घटित होता है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो पृथ्वी के बाह्य सतह पर पृथ्वी के बाहरी रूप में घटित होते हैं उनको हम एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ये ध्यान रखना है कि अंतर्जनित बलों का कारण होता है उनमें होने वाली आकस्मिक और धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं जो हैं ये आकस्मिक गति के कारण ही होती हैं और इनसे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को आपको रट लेना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि पृथ्वी की जो गति होती है इसके दो कारण होते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के कारण होते हैं आपके अपरदन और निक्षेपण। ये प्रक्रियाएं हम आगे पढ़ेंगे। और इसके कारण होते हैं नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। इनसे जो है वो आकृतियों का निर्माण होता है। जबकि आकस्मिक बल जो होते हैं, ये जो अंतर्जनित बल होते हैं ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। अब पटल विरूपण बल जो है ये पर्वत निर्माणकारी बल भी कहलाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पटल विरूपण बल कहलाते हैं। और आकस्मिक बल से 3 तरह की प्रोसेस होती है। एक भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी का निर्माण होता है और भूसंकलन की प्रक्रिया घटित होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के बारे में आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है कि जो ज्वालामुखी का ऊपरी खुला भाग होता है जहाँ से गैसें और राखें जो है विस्फोट के कारण निकलती है इसको कहते हैं हम क्रेटर। और इसके अलावा जो ये नली होती है जहाँ से ये निकल के आता है इसको हम निकास या वेंट कहते हैं। और जो ये मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह पर आने के बाद आपका लावा कहलाता है। अब ये भूपर्पटी है और भूपर्पटी के नीचे मेंटल। भूपर्पटी के
निचली सतह और मेंटल दोनों में जो है वो लावा पाया जाता है, और जिस स्थान पर ये लावा एकत्रित हो रहा रहता है उसको कहते हैं हम मैग्मा कोस्ट। तो ये मैग्मा कोस्ट, जब ये लावा जो है बहुत अधिक ताप और दाब के कारण इस निकास वाले क्षेत्र से होता हुआ ऊपर विस्फोट करता है और पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो ये मैग्मा लावा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे एक प्रयोग इसी तरह का दिया गया है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि एंडो का अर्थ होता है अंत और एक्सो का अर्थ होता है बाह्य, और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी अंदर जिनकी उत्पत्ति होती है वो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, और बाह्य जिनकी उत्पत्ति होती है वो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है भूकंप के बारे में। पहले हम ज्वालामुखी को ही देख लेते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया ये आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप को आप PDF से पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन है तो। अब हम भूकंप के बारे में देखते हैं कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यही कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप। तो ये कंपन भूकंप जो है वो चारों ओर गति कर सकता है। अब ये भूकंप उत्पन्न कहाँ से होता है? ये भी भूप्रपट्टी के नीचे से ही होता है, और जहाँ से ये उत्पन्न होता है उस स्थान को उद्गम केंद्र, और जहाँ उद्गम केंद्र से निकल के सबसे पहले पहुँचता है उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र, और ये उद्गम केंद्र से बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, और यहीं से अधिकेंद्र से फिर ये बाहर किरणों के रूप में इधर उधर जो है वो गति करता है। इसको आप ऐसे चित्र से समझ सकते हैं कि ये जो है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उद्गम भूकंप का हुआ है और इसी के ठीक ऊपर ये अधिकेंद्र हुआ है, और ये जो किरणें हैं ये आपके अधिकेंद्र से उद्गम केंद्र से चारों तरफ ऐसे सभी दिशाओं में निकल रही हैं। और जो ये तरंगे हैं, भूकंप की तरंगे, ये जो है 3 प्रकार की होती हैं, P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे। तो आप इसको PSL से याद रख सकते हैं। P तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और जो आपकी S तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। L तरंगों को आप पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल में क्लास 11 में दिया गया है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो बार बार सीटेट पूछता है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। कई बार वहाँ पे दे देते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव है, तो ऐसा कोई यंत्र अभी तक जो है वो डेवलप नहीं किया जा सका है जिससे कि भूकंप की भविष्यवाणी पहले से की जा सके। हालांकि हम लोग कुछ जानवरों के व्यवहार, कुछ स्थानीय तौर तरीकों से भूकंप की संभावना का, पॉसिबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। तालाब में मछलियाँ जो हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, और वहाँ से जो सांप इत्यादि जीव हैं वो धरातल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे भूकंप की एक घटना का वर्णन किया गया है जिसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में याद रखना है। भारत के राज्य गुजरात के भुज शहर में एक भूकंप आया था, जो आया था आपको 26 जनवरी 2001 में। ये 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था गणतंत्र दिवस के दिन, और ये आया था गुजरात के भुज शहर में, और यहाँ पर जो है 6.9 तीव्रता वाला भूकंप जो है नोट किया गया था। अब यहाँ पे भूकंप की तीव्रता की बात आई है, तो हम पहले 6.9 ये तीव्रता क्या थी इसके बारे में देखते हैं। तो भूकंप की जो तीव्रता है इसको हम भूकंप लेखी एक यंत्र से माप सकते हैं, और इसको कहते हैं हम रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर स्केल पे जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो 1, 2, 3 इस तरह नंबर्स में नापी जाती है। तो जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 पॉइंट से कम या 2 पॉइंट तक की जो भूकंप है उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, इवन वो हमें महसूस भी बहुत ही कम देता है। इसके अलावा जो 5 पॉइंट तक की भूकंप तीव्रता है वो वस्तुओं को गिरा सकता है, और इसके बाद जो 6 पॉइंट की तीव्रता वाला भूकंप होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और 7 पॉइंट से अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप है वो सर्वाधिक शक्तिशाली और विनाशकारी समझा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भूकंप जो है बिल्कुल विनाशकारी रहा होगा, क्योंकि इसकी तीव्रता 6.9 थी। यहाँ पे अचानक से स्कूल की इमारतें ढह गई, बहुत सारे नुकसान हुए, शहर में जो है कई सारे अलग अलग तरह के आपको प्रभाव देखने को मिले। तो सबसे पहले
तो भूकंप का परिचय दिया गया है। इसके बाद स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूल की इमारतें गिरने से 971 जो स्टूडेंट हैं उनकी डेथ हो गई और 31 टीचर्स की डेथ हो गई। इसके अलावा जब ये भूकंप आया तो यहाँ पे राहत कार्य भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल सका है। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं की जा सकी। इतनी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई थी। ऐसा कारण क्यों था? क्योंकि यहाँ की जो फोन लाइन्स है, जल की पाइप लाइन्स, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें, कम्युनिकेशन वगैरह सब जो है वो बाधित हो गया था। शहर में आग लग गई थी। किस कारण से? चारकोल और अंगीठियों के पलटने से शहर में आग लग गई थी और इस क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी और गुजरात सरकार ने इस संकट से सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो यहाँ पे ये इतने स्टेटमेंट आपको इस भूकंप के बारे में याद रखने हैं क्योंकि इससे लगातार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 7 के 7 स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि अध्यापक के रूप में आप बच्चों को भूकंप से बचाव के बारे में क्या क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आप बच्चों को बताएंगे कि आपको किसी सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे और दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आप छिप रहे हैं वो स्थान आग से दूर हो, किसी चिमनी के आसपास ना हो और वहाँ पे जो टूट सकने वाली हमारी कांच की खिड़कियाँ होती हैं, दर्पण होते हैं या तस्वीर के फ्रेम होते हैं, उनके आसपास आपके छुपने की जगह ना हो। अब पहले से आपको तैयार भी रहना होता है इस तरह की आपदाओं के लिए क्योंकि ये आकस्मिक आपदाएं होती हैं। इसके लिए आपको अपने परिवार और दोस्तों को जो है जागरूक करना होगा। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की आपदाओं का सामना आप विश्वास से करें, ट्रस्ट से करें। अगर आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है तो आप जो है इस तरह की आपदाओं में हड़बड़ा जाएंगे और जो आप बेहतर कर सकते थे अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो ट्रस्ट से करें, खुद पर ट्रस्ट रखें, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मुख्य स्थलाकृतियाँ, ये जो प्रोसेस होते हैं इनसे मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रम लगातार जो है इनसे भूमि विघटित होती रहती है। कौन सी भूमि? जो हमारी दृश्य भूमि है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपक्षय और अपर्दन नाम के 2 प्रक्रमों से दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अब अपक्षय और अपर्दन है क्या? तो पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने को अपक्षय कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सैलों के टूटने पर। लेकिन वहीं जो आपकी भूमि है, जो आपकी मिट्टी है, वो जल और पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के कारण जो क्षय होता है उसको हम अपर्दन कहते हैं। तो सैलों के टूटने को अपक्षय और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम इत्यादि घटकों के कारण होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। और वायु और जल 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपर्दित पदार्थों को, जो अपक्षित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और किसी दूसरे स्थान पर उनको एकत्रित कर देते हैं। जहाँ पर ये एकत्रित किए जाते हैं उस स्थान को कहते हैं हम निक्षेपित स्थान और इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो जो हमारी अपर्दन और निक्षेपण की प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस जो है पृथ्वी पर अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब ये स्थलाकृतियाँ नदी से, समुद्री तरंगों से और पवनों से निर्मित होती है। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लू बॉक्स, वो दिया गया है। तो ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया है विश्व के सबसे ऊंचे झरने के बारे में, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में, जो कि आपका साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश में स्थित है और इसका नाम है एंजल जलप्रपात। ये आपकी कैरोनी नदी, कहीं कहीं पर कैरोनी लिखा है, कहीं कहीं पे कैरोनी लिखा है, कैरोनी नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा एक और जलप्रपात आपको बताया गया है जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में है। ये कहाँ पर था? ये दक्षिणी अमेरिका में था। ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए कंट्री की सीमा पर स्थित है। इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। इसके अलावा एक और जलप्रपात बताया गया है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की
सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे आपसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों जलप्रपात आपको याद रखने हैं। अब हम नदी के कार्यों के बारे में देखेंगे कि नदी क्या करती है। नदी का जल जो है वो दृश्य भूमि का अपरदन लगातार करता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे जल बहेगा वह अपने आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से मिट्टी को काट कर ले जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको निक्षेपित करेगा। तो यहाँ पे जो क्या है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर और सैल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। नदी जलप्रपात कब बनाती है? जब ये खड़े ढाल वाले स्थान से किसी कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो ये सबसे पहले आपको स्थलाकृति पता चली जलप्रपात। जलप्रपात कैसे बनता है उसका पता चल गया। अब इसके बाद दूसरी स्थलाकृति है आपकी विसर्प। विसर्प कैसे बनता है? विसर्प बनता है नदी के मैदानी भाग में प्रवेश करने के साथ। जब ये मोड़दार भाग पर बहती है तो ये जो मोड़दार इस तरह की लहराती हुई आकृति है, यही जो है विसर्प कहलाते हैं। अब जो ये विसर्प होते हैं इनसे एक जो है झील का निर्माण होता है और ये कहलाती है आपकी चाप झील। कैसे होता है ये? जब नदी इस तरह घूम रही होती है तो कई बार ये जो एरिया है ये आपका कट जाता है, क्योंकि पहली बार मान लीजिए नदी यहाँ से घूमी और दूसरी बार यहाँ से घूम गई तो ये क्षेत्र कट के चाप झील का निर्माण हो जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, यानी कि जो मुख्य नदी है उससे कट जाते हैं और इससे ही चाप झील का निर्माण होता है। इसके बाद जो है कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। जब ये तटों के बाहर बहती है, मान लीजिए पहले यहाँ तक बह रही थी और अब ये इधर बहेगी, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नदी में बाढ़ आना। और बाढ़ आने के कारण जो नदी में मिट्टी होती है महीन, और ये जो पदार्थ होते हैं ये इनको यहाँ पर निक्षेपित कर देती है और इससे क्या होता है? इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट जो स्थलाकृति निर्मित होती है वो बाढ़ कर उपजाऊ निर्माण होता है। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, उत्थित तट क्या कहलाते हैं? तटबंध कहलाते हैं। अब आपको देखना है वितरिका और डेल्टा के बारे में कि नदी जो है मैदानी भाग से जाने के बाद जब ये समुद्र में गिरने वाली होती है तो उससे पहले ये बहुत सारी शाखाओं में बट जाती हैं और ये शाखाएं जो हैं ये कहलाती हैं आपकी वितरिका। और जो इन शाखाओं को टोटल मिलाकर इनके बीच का मैदानी भाग मिलाकर ये सब कहलाता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा बहुत सारी वितरिकाओं का समूह होता है। यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, वितरिका कहलाती है और इतनी धीमी गति हो जाती है क्योंकि इनमें मलबा जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं और ये अपने मुहाने का निर्माण करती हैं और ये सारे मुहाने अवसादों के संग्रह से डेल्टा कहलाते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है सुंदरवन, ये भी आपको पता ही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्री तरंग। समुद्री तरंग से भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं क्योंकि समुद्री तरंग जो है वो क्या करती हैं? वो अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। कैसी? तटीय स्थलाकृतियाँ। तो जब समुद्री तरंगें लगातार किसी सैल से टकराती रहती हैं तो ये सैलों के बीच में क्या करती हैं? सैलों के बीच में से ऐसे रास्ता बना लेती हैं। देखिए पहले यहाँ पे देखिए आप, समुद्रों के इसमें रास्ता बनाती है लेकिन ये आर पार नहीं होता। सबसे पहले टकराएगी तो थोड़ा सा ये जो छेद होता है इसको हम कहते हैं समुद्री गुफा। लेकिन जब ये लहरें लगातार टकराती रहती हैं तो ये इन सैलों के आर पार हो जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है तटीय मेहराब। ये केवल छत होती है इनके पास क्योंकि बीच में से रास्ता आर पार हो जाता है पानी का, इसको कहते हैं हम तटीय मेहराब। और जब ये छत भी जो है अपर्दन के द्वारा तोड़ दी जाती है, केवल दीवारें बचती हैं और इन दीवारों को हम कहते हैं, ये इस तरह की दो दीवारें बच जाएंगी, इनको हम कहते हैं स्टैक। और जो ये स्टैक हैं इसके अलावा समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटीय सैलों को हम समुद्री भृगु, आपने देखा होगा इस तरह से कुछ बहुत सारी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं समुद्र के किनारे, इनको कहते हैं हम समुद्री भृगु। तो ये चार आपको याद रखने हैं। एक और अन्य है पुलिन। पुलिन क्या होता है? पुलिन होता है समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर जमा हुआ अवसाद, इसको हम पुलिन कहते हैं। तो समुद्री तरंगों से 5 तरह की आकृतियाँ आपकी होती हैं, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृगु और पुलिन। ये 5 आकृतियाँ आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। इसके बाद आपका दिया हुआ है हिमनद के कार्य।
हिमनद क्या होते हैं? हिमनद आपको पता है कि बर्फ के ढके हुए पहाड़, और जो ये हिमनद हैं, बर्फ के ढके हुए बहुत सारे पहाड़ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों से जो ये बर्फ़ है जो पिघल कर नीचे आती है, यही आपकी जो है वो बर्फ़ की नदी या हिमनद कहलाती हैं। इनको हम हिमानी भी कहते हैं। तो हिमनद या हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ये क्या करती है कि जो इसके नीचे जो चट्टान है, इस चट्टान में गोलास्मी मिट्टी पाई जाती है और पत्थर होते हैं, इनको अपरदित कर देती हैं, और इन गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से जो जल है वो उन गर्तों में भर जाता है। तो हिमालय की नदियाँ, जो ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ये हिमगर्त बनाती हैं, और इन हिमगर्तों में जो पानी है वो भर जाता है, और इससे क्या होता है? इससे होता है झील का निर्माण। तो हिमनद सबसे पहले क्या बनाती है? झील बनाती है। इसके अलावा जो हिमनद के द्वारा लाए गए बड़े बड़े सैल, रेत और तलछट निक्षेपित होते हैं, तो ये निक्षेपण से जो आकृति बनाते हैं वो होता है हिमनद हिमोड़। तो पहली आकृति झील, दूसरी आकृति हिमनद हिमोड़। इसके बाद ये दो तरह की आकृतियाँ आपने हिमनद से देख ली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पवन यानी वायु, कि पवन से किन किन तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो पवन जो सबसे अधिक आकृतियाँ बनाता है, ये मरुस्थल में, रेगिस्तान में बनाता है। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो कौन सा फैक्टर काम करता है रेगिस्तान में? पवन। और रेगिस्तान में जो पवन है, ये सबसे पहले बनाती है आपकी छत्रक सैल। छत्रक सैल कैसे बनती है कि पवन जो है वो सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे भाग को आसानी से काटती है। मान लीजिए ये एक पहाड़ था जिस पे लगातार वायु जा रही है, तो क्या होता है? ये दोनों तरफ से कटता चला जाता है, और ये ऊपर की आकृति बड़ी रहती है और नीचे की छोटी हो जाती है, मशरूम के जैसे, और इसी को हम कहते हैं छत्रक सैल। इसके लिए जो है क्या होता है? इनके आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो इनका तला होता है वो पतला, और जो इनके ऊपर का भाग होता है, धड़ जिसको हम कहें, तो वो चौड़ा होता है, बड़ा होता है, छतरी के आकार का। अब पवन चलने के साथ ही जो रेत है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत जो है एक स्थान पर गिरकर एक छोटी पहाड़ी बना देती है, जिसको कि हम बालू का टिब्बा कहते हैं। तो बालू टिब्बे का निर्माण कैसे होता है? बालू टिब्बे का निर्माण होता है रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर। अब जब बालू के कुछ कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और वायु इनको उड़ाकर अपने साथ बहुत दूर तक ले जाती है और फिर इनको एक बहुत बड़े भाग में फैला देती है, तो जहाँ पर ये निक्षेपित होते हैं, जहाँ पर वायु जो है इनको ले जाती है, उसको कहते हैं हम लोएस। और चीन में जो है विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो लोएस किसे कहते हैं? महीन कणों के बहुत विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण को, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक चीन में। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, जिसकी समरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी, और जितने भी फैक्ट मैंने कहा है आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो आपको स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसके ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए समुद्री तरंग से किन किन आकृतियों का निर्माण होता है? समुद्री तरंग से सैल का निर्माण होता है? बिल्कुल नहीं। सैलों का निर्माण हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। किनारा, जिसको हम पुलिन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। सॉरी फ्रेंड्स, किनारा जो है वो नदी का होता है, समुद्र का किनारा जो है वो पुलिन का निर्माण होता है, ना कि किनारे का। बल्कि इससे किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा का। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। अब हिमनद के निक्षेपण की विशेषता है। तो हिमनद के निक्षेपण से क्या बनते हैं? हिमनद के निक्षेपण से हमने पढ़ा था कि या तो सुंदर झील बनती है या फिर हिमोड़ बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण 3 घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। यहाँ पे दिया गया है ज्वालामुखी। अब छत्रक सैलें पाई जाती हैं। तो छत्रक सैलें हमने आपको बताया था कि ये वायु के बहने से बनती है, और कहाँ पर? रेगिस्तान में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चाप झील कहाँ पर पाई जाती हैं?
तो चाप झील आपको पाई जाती है नदी की घाटी में, जब नदी जो है विसर्प का निर्माण करती है और उसके बाद ये विसर्प जो है कट जाते हैं मुख्य नदी से, तब क्या होता है, तब हमारी चाप झील का निर्माण होता है। अब ये जोड़े भी हम मिला लेते हैं। तो हिमनद क्या होते हैं, हिमनद हमारे होते हैं बर्फ की नदी, यहाँ पर आपका ये क आ जाएगा। इसके बाद विसर्प जो है, विसर्प आपके होते हैं नदी का जो बनाया गई आकृति है, और पुलिन, पुलिन जो है वो समुद्री तट होते हैं, तो पुलिन यहाँ पे समुद्री तट होते हैं। बालू का टिब्बा जो है वो रेगिस्तान में बनता है, बालू का टिब्बा रेगिस्तान में बनता है। और जो जलप्रपात हैं वो कहाँ बनते हैं, वो कठोर संस्तर शैल पे बनते हैं। भूकंप में पृथ्वी का कंपन जो है वो शामिल किया जाता है। अब हमारा बचता है क्या, विसर्प। तो विसर्प जो है वो नदियों में बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विसर्प जो है नदियों में बनते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया है। हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।